जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा के क्रम में आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का 11वां मॉडल पेपर। इससे पहले 10 मॉडल पेपर हो चुके हैं और अब तक अगर आप लोगों ने उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल पर विजिट कीजिए और आप लोग उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, एक नज़र सब कुछ कवर वाली सीरीज को और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए सेक्शन, ये आपका रीडिंग सेक्शन होता है, उसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी उठना, लीड्स टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को बढ़ाता है, एंड हैप्पीनेस और खुशी को, यानी सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशी बढ़ती है। द मैन हु राइजेज लेट, वह व्यक्ति जो देर से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, उसे बचे हुए दिन में बहुत थोड़ा सा ही आराम मिलता है। एनी मतलब कोई भी, हु लाइज इन बेड लेट, जो बिस्तर में देर तक लेटा रहता है, इज कॉम्पेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, शाम के समय देर तक कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, उसे शाम के समय बिना व्यायाम के जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। व्हिच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसके कार्य उत्पादन नहीं करेंगे, एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, उतना अच्छा परिणाम नहीं लाएंगे जितना कि सुबह जल्दी उठने वाला लेकर के आता है। द रीज़न फॉर दिस मतलब इसका कारण है, क्या कहे, द रीज़न फॉर दिस इज, इसका कारण है, दैट कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, कि वह सुबह के ताज़े समय का या ताजगी भरे समय का आनंद या लाभ नहीं ले सकता है। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कि कार्य करने के लिए मध्यरात्रि का शांत समय बहुत अच्छा होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से, कई महान विचारक कहते हैं, दैट दे कैन राइट बेस्ट, कि वह सबसे बेहतर लिख सकते हैं, ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब वह मध्यरात्रि के समय में तेल जलाते हैं, अर्थात प्रकाश, मध्यरात्रि के प्रकाश में लिखते हैं। येट फिर भी, इट इज़ ट्रू टू से, ये कहना सत्य है, दैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कि मध्यरात्रि के समय बहुत कम लोगों का दिमाग स्पष्ट होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब शरीर को आराम और सोने की आवश्यकता होती है, उस समय बहुत कम ही लोगों का शरीर दिमाग एक्टिव होता है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, वह लोग जो उस समय कार्य करते हैं, सून रूइन देयर हेल्थ, जल्द ही अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट, लंबे समय से बुरा स्वास्थ्य का एक बुरा प्रभाव होता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, उनके कार्य पर भी, कार्य के गुणों पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, मतलब देर में उठने से बेहतर सुबह जल्दी उठना क्यों है। तो अर्ली राइजिंग अलाउज फॉर ए मोर रिलैक्स्ड पीस, जो सुबह का जल्दी उठना है वो क्या करता है, एक अधिक आरामदायक गति एंड बेटर हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है,
व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ थिंकर यानी कि कुछ विचारक मध्यरात्रि के समय तेल क्यों जलाते हैं, अर्थात मध्यरात्रि के समय में कार्य क्यों करते हैं। तो क्या कह रहा है, दे बिलीव, विश्वास करते हैं, दे वर्क बेस्ट ड्यूरिंग क्वाइट आवर्स, कि वह शांत घंटों में बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। इसमें तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों, सी वाला, सी नंबर कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। सुबह के घंटों और मध्यरात्रि के घंटों का लाभ क्या है। तो भैया मॉर्निंग आवर्स ऑफर ये फ्रेश स्टार्ट, जो सुबह के घंटे हैं वो क्या करते हैं, ताज़ी शुरुआत प्रदान करते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता होती है। मिडनाइट आवर्स ऑफर क्वाइट एंड सॉलिट्यूड फॉर सम, जो मध्य रात्रि के समय होता है वो कुछ लोगों के लिए क्या होता है, तो शांत होता है और अकेला यानी अकेलापन उन्हें प्रदान करता है। डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वर्क, किसी के भी कार्य का प्रभाव क्या होता है। तो बैड हेल्थ निगेटिवली इम्पैक्ट्स वर्क क्वालिटी, जो बुरा स्वास्थ्य होता है वो कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब इसके बाद में ई नंबर में कह रहा है, ई नंबर में जो पहला वाला है वो कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी मतलब होता है शोर शराबा, तो शोर शराबा का पैसेज में अपोजिट क्या है, तो पैसेज में एक शब्द दिया गया है क्वाइट। क्वाइट क्या है, क्वाइट मतलब शांत। फिर गिव द सिनोनिम्स ऑफ रूइन, रूइन का सिनोनिम्स बताइए, अर्थात आपको रूइन का क्या बताना है, तो आपको पर्यायवाची बतानी है। तो रूइन की पर्यायवाची क्या होती है, रूइन की पर्यायवाची होती है हार्म। क्या होता है बच्चों, तो रूइन की पर्यायवाची होती है हार्म। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं ई नंबर का, जो थर्ड नंबर है वो क्या कह रहा है, तो थर्ड नंबर कह रहा है गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। सेवरल मतलब होता है कई, और इसका विलोम बताना है। तो सेवरल का विलोम क्या होता है, फ्यू यानी बहुत कम। अब देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल का, जिसमें क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब आप किसी भी टॉपिक पर, नीचे जो दिए गए टॉपिक हैं उसमें से किसी पर भी 100 से 150 शब्दों में एक क्या कीजिए, पत्र लिखिए, सॉरी निबंध लिखिए। क्या है पहला, इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, मतलब ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन। दूसरा है टेररिज्म ए थ्रेट आर टू मैनकाइंड, मतलब आतंकवाद मानवता के लिए एक खतरा। और हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक गेम्स पर, और इसका आंसर आप लोग यहाँ से देखिए। इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024, मतलब भारत का परफॉर्मेंस जो पेरिस ओलंपिक 2024 में था, वाज मार्क्ड बाई बोथ सक्सेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। उसमें दोनों मिले हैं, मतलब सफलता भी मिली है और निराशा भी मिली है। द कंट्री कंक्लूडेड द गेम्स विद ए टोटल ऑफ 6 मेडल्स। इसमें मतलब इस देश ने इस खेल में कुल 6 मेडल प्राप्त किए हैं, इंक्लूडिंग 1 सिल्वर, जिसमें एक सिल्वर मेडल है, एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स, और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। रैंकिंग 71st आउट ऑफ 206 पार्टिसिपेटिंग नेशनल ओलंपिक कमेटीज़, मतलब जो नेशनल राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी हैं, समितियां हैं, उसमें 206 समितियां जो प्रतिभाग करने वाली थी, उसमें से भारत का 71वां स्थान रहा है। दिस वाज इंडियाज थर्ड बेस्ट मेडल हॉल आफ्टर द 2020 एंड 2012, 2020 और 2012 ओलंपिक के बाद ये भारत का तीसरा
सबसे अच्छा मेडल संग्रह रहा है। अब देखते हैं की हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज़ परफॉर्मेंस, मतलब भारत के जो परफॉर्मेंस रहे हैं इसमें से प्रमुख क्या क्या है। तो प्रमुख है क्या, शूटिंग, मतलब शूटिंग में इंडिया एक्सेल्ड इन शूटिंग, इंडिया ने शूटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। विनिंग 3 आउट ऑफ द 6 मेडल्स, 6 मेडल में से 3 उसने जीता। इंक्लूडिंग 3 ब्रॉन्ज मेडल्स वन बाई मनु भाकर, जिसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कौन कौन जीता, एक तो मनु भाकर जीते एंड स्वप्निल कौशल, और स्वप्निल कौशल जीते। मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द सेम ओलंपिक्स। मनु भाकर प्रथम भारतीय महिला बनी जो एक ही ओलंपिक में दो दो बार मेडल जीता हो। सिक्योरिंग ब्रॉन्ज इन द वोमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल एंड मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट्स, जिसमें उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल वाले में एक जीता ब्रॉन्ज मेडल, और 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल वाले में भी उन्होंने टीम की तरफ से एक मेडल कुछ जीता। अब देखते हैं एथलेटिक्स में, यानी जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, तो नीरज चोपड़ा वान ये सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता इन द मेंस जेवलिन थ्रो, मतलब पुरुष भाला फेंक में, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल मेडलिस्ट टू विन ये गोल्ड एंड सिल्वर एट द ओलंपिक्स, जो भारत के पहले ओलंपिक अकेले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी मतलब सिल्वर मेडल भी जीता है और गोल्ड मेडल भी ओलंपिक खेल में जीता है। हॉकी की बात करें तो द इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन ये ब्रॉन्ज मेडल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दियर सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ओलंपिक ब्रॉन्ज, ये उनका दूसरा टीम की तरफ से ओलंपिक ब्रॉन्ज था, मेडल था, बाय डिफीटिंग स्पेन 2-1, जिसमें उन्होंने स्पेन को 2-1 से हराया था। रेसलिंग यानी पहलवानी में, तो पहलवानी में कौन है बच्चों, अमन सहरावत वान ये ब्रॉन्ज मेडल, अमन सहरावत ने एक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी रेसलिंग, पुरुषों के 57 केजी फ्री स्टाइल वाले मुक्त तरीके वाले रेसलिंग में उन्होंने जीता। बिकमिंग इंडियाज़ यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट, भारत के सबसे छोटे युवा ओलंपिक विजेता बनते हुए। अब डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब निराशा क्या रही है, तो निराशा में देखते हैं निराशाएं रैंकिंग में। डिस्पाइट ए डिसेंट मेडल काउंट, मतलब एक शानदार मेडल काउंट के बावजूद भी इंडियाज़ रैंकिंग स्लिप्ड फ्रॉम 48th प्लेस इन 2001 टू 71st प्लेस इन 2024। मतलब 2021 में जो भारत का स्थान 48वां था वो 71वें स्थान पर 2024 में स्तर उसका रैंक पहुंच गया। और क्या है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो इन्होंने अवसर खोए हैं वो क्या क्या हैं। इंडिया हैड 6 4th प्लेस फिनिशर्स, भारत के पास 4 स्थान के फिनिशर थे, डिनाइंग द कंट्री 6 पोटेंशियल ब्रॉन्ज मेडल्स, जिसमें भारत ने 6 ब्रॉन्ज मेडल को छोड़ दिया, अर्थात वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इसके बाद में अंडर परफॉर्मेंस, मतलब कहाँ पर क्या कहा कि अंडर परफॉर्मेंस इन सर्टेन स्पोर्ट्स, मतलब कुछ खेलों में इनका जो परफॉर्मेंस था वो बेहतर नहीं था, प्रदर्शन बेहतर नहीं था। स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, जैसे कि बैडमिंटन रहा है, बॉक्सिंग रहा है एंड आर्चरी रहा है, डिड नॉट यील्ड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इसमें आसान, मतलब कह सकते हैं जो प्रत्याशित परिणाम थे वो नहीं मिल पाए। अब इस प्रकार से आपने इस पर एस्से लिखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ये लोकल न्यूज़पेपर, किसी स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज और टाउन, मतलब अपने शहर गांव या कस्बे के बारे में, वहाँ पर जो सफाई साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में एक निबंध लिखिए, मतलब पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं।
तो पत्र इधर से लिखा जाता है 256 गोमती नगर, ये आपका पता होता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। डेट यहीं पर डाला जाता है 31/10/2025, जो कि आज का डेट है। आप किसी भी दिन ऐसे मतलब जिस डेट में लिखेंगे वही डालेंगे। फिर किसे लिख रहे हैं, तो टू द एडिटर, अमर उजाला लखनऊ। इसके बाद में सब्जेक्ट में है कंसर्न अबाउट क्लीनलीनेस इन आवर टाउन, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में जो सफाई की चिंता है उसके बारे में। अब देखते हैं, डियर सर या मैडम, मतलब प्रिय श्रीमान जी या श्रीमती जी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न, मैं अपनी इस गहरी चिंता को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूँ, अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर टाउन, अपने कस्बे के, अपने शहर के स्वच्छता के बारे में। डिस्पाइट द इफ़र्ट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़, मतलब लोक स्थानीय अधिकारियों के प्रयास के बावजूद भी आवर टाउन इज़ फेसिंग ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, हमारा जो शहर है ये कूड़े के निदान का एक बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। एंड क्लीनलीनेस, और साफ़ सफाई का सामना कर रहा है, गंभीर समस्या का। द स्ट्रीट्स आर ऑफन लिटर्ड विद गार्बेज, गलियाँ अक्सर कूड़े से भरी होती हैं। एंड द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, और नालियाँ अवरुद्ध होती हैं। विच क्रिएट्स एन अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट, जो एक बहुत ही बदबूदार वातावरण का निर्माण करते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे कस्बे के जो निवासी हैं, आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू द पुअर क्लीनलीनेस, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर साफ़ सफाई के कारण। द सिचुएशन इज़ बिकमिंग वर्स डे बाई डे, ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। एंड इट इज़ हाई टाइम, और ये बहुत उच्च समय है, दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन, जिसमें अधिकारीगण एक तत्काल प्रभाव से क्रिया करें। टू एड्रेस दिस इशू, मतलब इस समस्या से संबंधित। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ कदम उठाने के लिए। कौन कौन से कदम है भैया? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, मतलब नालियाँ और गलियों की नियमित साफ़ सफाई। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, उचित मतलब कह सकते हैं एक उचित कूड़ा निदान की व्यवस्था या प्रथा। अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब जागरूकता, जो लोग हैं शिक्षित लोगों के लिए एक स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान। और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही, हु लिटर द स्ट्रीट्स, जो गलियों को गंदा करें। अब देखिए इसके बाद में क्या कह रहे हैं, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट द अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू, कि इस समस्या से संबंधित जो अधिकारी लोग हैं वो कोई तत्काल प्रभाव का क्रिया करेंगे। आई वुड अप्रिसिएट इट, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा, इफ़ यू कुड पब्लिश माई लेटर इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यदि आप अपने इस प्रसिद्ध समाचार पत्र में मेरे इस पत्र को संपादित करेंगे। टू ब्रिंग अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आपके समय और विचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली, मतलब भवदीय XXX आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद में बच्चों अथवा क्या कह रहा है, तो अथवा कह रहे हैं, राइट ये लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू टैकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन और विलेज, अपने शहर गांव या कस्बे में आप जो मतलब ग्रीन फ्लूड अर्थात अनाजों की जो बर्बादी हो रही है उससे संबंधित अपने ज़िले के DM को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और आपको बता दें इसको मैं पहले लिखवा चुका हूं, इसलिए आप लोग पहले ढूंढ लेना, किसी मॉडल पेपर में होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन C, यानी ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाले सेक्शन में क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पैसेज का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इनकरेक्टिबल कहेंगे, या इनकरेक्टेबल कहेंगे, या इनकरेक्टेड कहेंगे, या इनकरेजिबल कहेंगे? तो क्या कहेंगे बच्चों उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेरल से मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा? फूलिश होगा, यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है? ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है? ऑलवेज में, या स्पीक में, या फिर ए में, या ट्रुथ में? ऑलवेज भी सही है, स्पीक भी सही है, ट्रुथ भी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होना चाहिए। तो यही आपका गलत है और यही सही भी है। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। 5 नंबर क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी भी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू टुडे, मैं आज तुम्हारा मदद करूँगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव सेंटेंस में है, तो क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। फिर आई फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग होगा ही से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आई के साथ सेल था, ही के साथ विल होगा तो वुड हो जाएगा, हेल्प रह जाएगा। यू सेकंड पर्सन का चेंजिंग होगा मी से, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में है। और टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी दैट डे। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, तो दूसरा नंबर कह रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो देखिए यहाँ पर मिक्स वाला है, दो है, एक गुड मॉर्निंग जो है ये आपका क्या है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और हाउ आर यू ये क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, देखिए पहला आपका क्या है, तो ऑप्टेटिव है, तो इसमें विश का प्रयोग करेंगे। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और उसके बाद में फिर देखिए फिर से तो पूछा है, तो ही, और फर्दर मतलब इसके बाद आस्क्ड हिम, उससे पूछा हाउ ही वाज, कि वह कैसा था। ही फर्दर आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। अब इसके बाद में देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी भी वाक्य को, किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कह रहा ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था। इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसको बनाना किस में है, तो एक सिंपल सेंटेंस में। तो भैया ही वॉज टू टायर्ड टू रन, मतलब वह दौड़ने के लिए बहुत अधिक थका हुआ था। अब इसके बाद में दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर कह रहा है द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को सजा दिया गया था। द थीफ वाज फाइंड, चोर को अर्थदंड भी लगाया गया था। इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, इसको किस में बनाना है, तो एक संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड, मतलब देखिए दोनों साथ साथ हुआ ना, मतलब सजा भी दिया गया और अर्थदंड भी लगाया गया। तो न केवल चोर को सजा दिया गया, बट आल्सो ही वाज पनिश्ड, बल्कि उसे अर्थदंड भी दिया गया।
इस प्रकार से आपका बी नंबर वाला भी कंप्लीट होता है और शुरू होता है सी नंबर। सी नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार क्या करेंगे, बदलेंगे, रूपांतरित करेंगे। कह रहा है नैनीताल इज़ नॉट सो हॉट एज आगरा, नैनीताल उतना अधिक गर्म नहीं है जितना कि आगरा। करना क्या है, इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला होता है, सबसे पहले अंतिम शब्द को लाइए तो भैया ये हो गया, उसके बाद वर्ब लिखिए तो आगरा इज हो गया। अगर नाट है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा, तो नाट है तो हट गया। अब एडजेक्टिव का मूल कंपैरेटिव रूप तो क्या हो जाएगा, हाटर हो जाएगा। दैन लगा करके पहला शब्द यानी कि नैनीताल, तो क्या हो गया, आगरा इज हॉटर देन नैनीताल। इसके बाद में इसमें दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो दूसरा नंबर कह रहा है दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए कैन, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखिए दियर ग्लोरी। और देखिए अगर ये नेगेटिव में है तो इसका आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, यानी नेवर को ईवर में कर दीजिए और फेड कर दीजिए। कैन दियर ग्लोरी ईवर फेड, क्या उनका शान कभी मुरझा सकता है, अर्थात कभी नहीं। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक वाक्य को सही कीजिए। कह रहे हैं डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर, मतलब मृत्यु अपमान से अधिक अच्छी है। तो बच्चों जहाँ यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। तो डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर, मतलब जो मृत्यु है वो अपमान से अधिक अच्छी है, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, दैन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल गो विथ हिम, तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंडीशनल में अगर दूसरा आपका फ्यूचर में है, यानी इफ़ वाला आपका जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तब आपका दूसरा वाला फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। हालांकि यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट में है लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है, तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर देना है। इफ़ ही कम्स आई शैल गो विथ हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इसके बाद में ई नंबर पर क्या कह रहा है, तो ई नंबर कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, किसी भी एक शब्द के जोड़े का प्रयोग कीजिए इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट, मतलब उनके मीनिंग में स्पष्ट अर्थ बताते हुए किसी एक का आप क्या करेंगे, किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। अब देखो यहाँ पर पहला क्या है, तो एम्पायर और दूसरा है अंपायर। पहले एम्पायर का अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र और दूसरे अंपायर का अर्थ होता है निर्णायक। तो क्या कहा, द रोमन एम्पायर वाज ए वास्ट एंड पावरफुल स्टेट दैट एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, मतलब रोमन शासन एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जो शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। और अंपायर में इन टेनिस, मतलब टेनिस में द अंपायर हैज़ द फाइनल से इन डिस्प्यूट, मतलब झगड़े में अंपायर के पास अंतिम कथन कहने का, अंतिम निर्णय कहने का अधिकार होता है। ओवर लाइन कॉल, जब लाइन पर कोई ऐसा निर्णय होता है। अब देखते हैं चेक और चेक क्या है, चेक और चेक। पहले चेक का मतलब होता है जांच करना और दूसरे चेक का मतलब होता है बैंक भुगतान वाला चेक। तो क्या कहा, ही चेक्ड द आंसर, उसने उत्तर की जांच की। और यहाँ क्या, आई फाउंड ए चेक, मुझे एक चेक प्राप्त हुआ या मैंने एक चेक पाया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, किसी भी एक पैसेज, मतलब नीचे दिए गए पैसेज का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। क्या कह रहा है, चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, टी वाज, मतलब चाय था। फर्स्ट माने सबसे पहले, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित किया गया, इन चाइना मतलब चीन में। चीन में सबसे, मतलब चाय का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था, मतलब द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना। फिर है प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, मतलब इनिशियली यानी प्रारंभ में। इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। किंतु बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बट लेटर, बल्कि लेकिन बाद में,
इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज, ये सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ बन गया। फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद में है यह यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। मतलब नाउ इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी अब यह अधिकतर कहाँ, तो भारत और श्रीलंका में होता है। उसके बाद में क्या कहे, अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। नाउ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। एक कप ऑफ टी आफ्टर हार्ड वर्क गिव्स फ्रेशनेस, मतलब चाय ताजगी देती है। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाला सेक्शन, और लिटरेचर वाला सेक्शन कह रहा है 7वां क्वेश्चन की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, तो लगभग 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है। जिसमें ए नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमेल डिक्लेयर, कौन सा कारण है जो एम हैमेल को स्पष्ट कराता है दैट कि द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच, वह पाठ जिसे वह पढ़ाने जा रहे थे, ऑन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, वाज टू बी द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ होने जा रहा था। तो क्या कारण है जिससे एम हैमेल को ये आभास होता है कि वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे थे उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में वह अंतिम पाठ होने जा रहा था। एम हैमेल डिक्लेयर्ड, एम हैमेल ने घोषित किया, इट मतलब इसे द लास्ट लेसन अंतिम पाठ के रूप में, ड्यू टू द पर्सियन ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सास लोरेन, अल्सास और लोरेन पर पर्सिया के अधिग्रहण के कारण उन्होंने ऐसा घोषित किया था। एज द न्यू जर्मन रूलर्स हैड बैंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, क्योंकि जो नए जर्मन प्रशासक थे उन्होंने मतलब फ्रेंच भाषा की टीचिंग को इन स्कूल्स मतलब स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया था। एंड एम हैमेल वाज रिटायरिंग, और एम हैमेल रिटायर हो रहे थे। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला कर लेना। और अथवा वाला क्या कह रहा है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी का विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, वह चूहेदानियाँ कैसे बनाता था। तो द रेड ट्रैप सेलर वाज ए पुअर पेडलर, चूहेदानी का विक्रेता एक गरीब घुमक्कड़ वाला था, फेरी वाला था। हु वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता रहता था। ही मेड रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ यूजिंग वायर, वह स्वयं तारों का प्रयोग करके चूहेदानियाँ बनाया करता था। हुइच ही ऑब्टेन्ड बाई बेगिंग एट स्टोर्स एंड फार्म्स, जिसे वह दुकानों और क्षेत्रों से मांग करके प्राप्त किया करता था। हिज लाइफ वॉज मार्क्ड बाई हार्डशिप, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लोनलीनेस अकेलेपन से भरा था, एंड ये सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी, और एक उदासी निराशा के समझ से भरा हुआ था। अब देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी में कह रहे हैं इसके, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, कूड़ों के लिए बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वह इसमें क्या पाते थे। तो भैया बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, तो फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ वंडर एंड एक्साइटमेंट, कूड़ा आश्चर्य और उत्साह का एक स्थान था, स्रोत था। फिल्ड विथ पोटेंशियल ट्रीजर्स, फील्ड मतलब जो भरा होता था, विद पोटेंशियल ट्रीजर्स मतलब जैसे कुछ क्षमतावान या अधिकांशतः प्रसिद्ध संपत्तियों से भरा हुआ था। कॉइन्स मतलब सिक्कों से, लाइक कॉइन जैसे कि उसमें सिक्के, और वैल्यूएबल आइटम्स या कीमती वस्तुएं। दे रूमेज थ्रू इट होपिंग टू फाइंड समथिंग प्रीशियस, वह इसमें
कुछ बहुमूल्य चीज़ पाने की कल्पना करते थे। गिविंग देम ए सेंस ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी, जो उन्हें एक आशा और संभावना की क्या करता था, तो समझ देता था। अब देखते हैं अथवा। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अथवा वाले में से कर लेना। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्शन डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षक ने क्या किया था, तो द इंस्ट्रक्टर मतलब शिक्षक ने ट्रेंड डगलस मतलब डगलस को प्रशिक्षित करने किया यूजिंग ये रोप बेल्ट पुली सिस्टम, एक रस्सी बेल्ट और पुली का प्रयोग करते हुए उसने उन्हें प्रशिक्षित किया था अर्थात सिखाया था। टीचिंग इंडिविजुअल टेक्निक्स, उन्हें व्यक्तिगत कुछ तरीके बताते हुए सिखाते हुए, लाइक पुटिंग हिज फेस इन वाटर, जैसे कि उनका चेहरा मतलब सिर को पानी में रखना, एंड एक्सेलिंग और सांस छोड़ना, देन इंटीग्रेटिंग देम, फिर उन्हें एक साथ मिलाना सिखाया। डगलस प्रैक्टिस्ड कंसिस्टेंटली, डगलस ने दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया फॉर 7 मंथ 7 महीनों तक। ग्रेजुअली ओवरकमिंग हिज फेयर, पूरी तरीके से अपने भय को जीतते हुए, एंड बिकमिंग ए कॉन्फिडेंट स्विमर, और एक आत्मविश्वासी तैराक बनते हुए उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप किसी भी एक पैसेज का मतलब प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, मतलब किस बात पर जो अंग्रेजी जमींदार थे वो नील किसान मतलब नील की खेती करने वाले बटाईदारों से किस विषय पर या किस बेसिस पर वह कंपेंसेशन अर्थात छूट की मांग करते थे, कौन सा ऐसा बात था जिससे वे मांग करते थे। तो देखते हैं भैया, द इंग्लिश ऑनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, जो नील के प्लांटेशन करने वाले अर्थात लगाने वाले जो अंग्रेजी नील की रोपण करने वाले जो अंग्रेजी जमींदार थे मालिक थे, डिमांडेड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन्होंने बटाईदारों से क्या किया, कंपेंसेशन अर्थात छूट की, उन्हें छूट देने के लिए कुछ धनराशि की मांग की, एज ए कंडीशन टू रिलीज देम फ्रॉम 15% इंडिगो कल्टीवेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो उनका 15% नील की उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट था अर्थात उनकी समझौता पत्र था, उससे छुटकारा देने के लिए उन्होंने उनसे कंपनसेशन की मांग की। दिस डिमांड वाज मेड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी, ये मांग उनसे जर्मनी में कृत्रिम नील विकसित करने के बाद में हुई थी। रिड्यूस्ड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो प्राकृतिक नील के लाभ को कम कर दिया था। अलाउिंग लैंडलॉर्ड्स टू एक्सप्लॉइट पीजेंट्स फर्दर, इसके बाद उस किसानों को उन्हें बाद में ज़मींदार जो थे उन्हें और न झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया था, ऐसा व्यवस्था किया था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो कांच निर्माण उद्योग है, चूड़ी कांच उद्योग है, उसमें कार्य करने वाले लोगों के खतरों के बारे में लिखिए। तो द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इंक्लूड, जो चूड़ी कांच उद्योग है उसमें कार्य करने वाले लोगों का जो हानि है वो सम्मिलित है। क्या क्या है, फिजिकल इंजरीज मतलब जैसे शारीरिक घाव हैं, कट्स एंड बर्न्स फ्रॉम हैंडलिंग शार्प ग्लास एंड हॉट फर्नासेस, मतलब कि वो तेज कांच या धारदार कांच और गर्म भट्टियों से कटने और जलने का उन्हें खतरा रहता है। और क्या होता है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब जैसे जो श्वसन की प्रक्रिया है उसका भी, इनहेलिंग ग्लास डस्ट, वह जो कांच के धूल को सांस के माध्यम से अंदर ले जाते हैं, केमिकल्स और रसायनों को ले जाते हैं, कैन काज रेस्पायरेटरी इशूज़, जो उनके एक श्वसन प्रक्रिया में समस्या क्रिएट करती है। आई स्ट्रेन एंड विजन प्रॉब्लम्स, जिसमें उनका
आँख का सिकुड़ना और दृष्टि की समस्या थी। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, मतलब लगातार तेज चमकदार प्रकाश पड़ने से, एंड हीट और उष्मा से कैन अफेक्ट आई साइट, उनकी आँखों की दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। फिर क्या है, हेल्थ इशू मतलब स्वास्थ्य समस्याएं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन हॉट कंडीशन, उस गर्म परिस्थिति में लंबे समय तक कार्य करना। कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, उन्हें जल की आपूर्ति की समस्या को, कमी की समस्या को ला सकता है। एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अन्य जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको ला सकता है। चाइल्ड लेबर रिस्क, जो बच्चों के परिश्रम की खतरा है। वर्कर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, मतलब कार्य करने वाले जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। मे फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड हेल्थ रिस्क, वह बर्बादी और स्वास्थ्य समस्याएं का सामना कर सकते हैं ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशन, खराब कार्य करने की परिस्थितियों के कारण। अब इसके बाद में क्या कह रहा है बच्चों, तो इसके बाद में है कुछ इसका निष्कर्ष है। कैसे है निष्कर्ष? These hazards highlight the need for better working condition. ये हानियाँ एक अच्छे कार्य करने की परिस्थितियों के लिए ली गई हैं, दर्शाई गई हैं। एंड सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, और कांच या चूड़ी कांच उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए लिया गया है। अब देखिए पैसेज नंबर 9 कह रहा है, मतलब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ, क्योंकि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और बाद में पुनः जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट रीजन डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सा कारण सिखा सकती है। तो द अर्थ टीच अस द लेसन ऑफ रिन्यूअल एंड रेजिलेंस, मतलब ये पृथ्वी हमें पुनर्जीवन और वास्तविकता को सिखा सकती है। जस्ट एज द अर्थ गोज थ्रू साइकिल ऑफ लाइफ, जैसे कि जब पृथ्वी एक जीवन के चक्र के रूप में चलती रहती है, डेथ एंड रीबर्थ, मतलब मृत्यु और पुनः जन्म। वी टू कैन लर्न टू प्रिजर्वर एंड फाइंड न्यू लाइफ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो हम भी मुश्किल समय में एक संग्राहक और नए जीवन जैसे जीवन को सुरक्षित करना सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स ए लाइफ, क्या जीवित रहता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत हो जाता है। तो द पोएम इम्प्लाइज, एक कविता कहता है, दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ या सभी मृत प्रतीत होने लगता है, द पोटेंशियल फॉर लाइफ एंड रिन्यूअल रिमेन्स ए लाइफ, तो जो जीवन की लिए क्षमता है और पुनः जीवित रहने की क्षमता है वो जीवित रह जाती है। दिस कुड रिफर टू द वे सीड्स, ये उस प्रकार के तरीकों का खोज है। लाई डॉर्मेंट इन विंटर, जो ठंडी के समान जो बीज पड़े रह जाते हैं नीचे दबे हुए। ओनली टू स्प्राउट इन स्प्रिंग, वो केवल बसंत में उगाते हैं। आर द वे होप, अथवा उस प्रकार की आशा। द लाइफ कैन परसिस्ट, जिसे जीवन प्राप्त कर सकती है। इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स, मतलब सबसे कठोर या सबसे अंधकारपूर्ण समय में भी प्राप्त करती है। सी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, तो सी नंबर कह रहा है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट एंड स्टिल फॉर ए मोमेंट, कवि हमें एक क्षण के लिए पूरी तरीके से शांत और गंभीर रहने के लिए कहता है। काउंटिंग अप टू 12, सीधे 12 तक गिनते हुए। अलाउिंग अस टू रिफ्लेक्ट, पॉज, हमें कुछ परावर्तित करने की अनुमति देते हुए, रुकने की अनुमति देते हुए। एंड परहैप्स कनेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स रिदम्स, और शायद
हमें प्राकृतिक जगत और इसके लय से जुड़ने का एक अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, 10 नंबर कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी भी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए, जिसमें है ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की एक वस्तु, या आंट जेनिफर टाइगर मतलब चाची जेनिफर के बाग, या फिर माई मदर एट 66 मेरी माँ 66 साल की। तो चलिए देखते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज। जॉन कीट के द्वारा लिखी गई कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी का केंद्रीय भाव है दैट कि ब्यूटी इज ए टाइमलेस एंड इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। की सुंदरता एक समयहीन या अंतहीन और बाह्य प्रसन्नता और खुशी का क्या है, स्रोत है। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया, कवि मतलब कविता इस विचार का प्रदर्शन करती है दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, की जो सुंदर वस्तुएं हैं वेदर नेचुरल और आर्टिस्टिक, वो चाहे प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों, हैव द पावर टू ट्रांसेंड टाइम एंड मोर्टिलिटी, उनके पास समय और अमरता को स्थापित करने की क्षमता होती है। प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सोलेस टू ह्यूमैनिटी, जो मानवता को आराम और गंभीरता प्रदान करती है। ब्यूटी इज पोर्ट्रेड एज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड हैप्पीनेस, कविता को सुंदरता को निरंतर प्रेरणा और प्रसन्नता के स्रोत के रूप में रखा गया है। दैट कैन लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, जो मानव आत्मा को उठा सकती है, उभार सकती है, एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर एंड आवर सेल्व्स, और कुछ महान और अपने आप को जोड़ने के लिए हमें क्या कर सकती है, समझ दे सकती है। द पोएम celebrates the enduring power of beauty to transform the uplift human life। ये जो कविता है ये सुंदरता की कुछ अद्भुत शक्ति, जिसमें अपने आप को रूपांतरित करने और मानव जीवन की उन्नति के लिए क्षमता है, उसे प्रकट किया गया है। अब देखते हैं बच्चों, इसके बाद में हम लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपका है सप्लीमेंट्री रीडर का। और सप्लीमेंट्री रीडर का क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो क्या है भैया, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर को सुरक्षित भगाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया। तो डॉक्टर सदाओ इंश्योर्ड द अमेरिकन सोल्जर्स सेफ, डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकी सैनिक के सुरक्षात्मक निकलने के लिए क्या किया, बाय प्रोवाइडिंग हिम विद ए बोट, उसे एक नौका दिया, राशन मतलब राशन दिया, जापानीज क्लॉथ जापानी कपड़े दिए, एंड ए टॉर्च लाइट और एक टॉर्च का लाइट दिया। ही इंस्ट्रक्टेड द सोल्जर टू रॉ टू ए नियर बाई आइसलैंड, उन्होंने उस सिपाही को सैनिक को एक पास के द्वीप तक तैराकी से या कह सकते हैं नाव चला करके जाने का निर्देश दिया। एंड वेट फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, और एक कोरियाई मछली पकड़ने वाली नौका का इंतजार करने का निर्देश दिया। साइनेलिंग टू फ्लैशेस इफ नीड, और यदि आवश्यकता होती तो टॉर्च का 2 बार चमकाने का भी निर्देश दिया था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप बी वाला अथवा वाला कर लेना। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के वातावरण का आप या पर्यावरण का आप वर्णन कीजिए। अंटार्कटिका इज ए पोलर डिजर्ट, अंटार्कटिका एक ध्रुवीय रेगिस्तान है, विथ एक्सट्रीम कंडीशन, जहाँ पर अत्यधिक परिस्थितियाँ हैं, फीचरिंग वास्ट आइस शीट, जिसमें विशाल बर्फ के चद्दरों का गुण है, ग्लेशियर्स मतलब ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, एंड फ्रोजन टंडर्स टुंड्रास, और वहाँ पर जमे हुए बहुत सारे परत हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक शुष्क महाद्वीप है। विद लिमिटेड सनलाइट, जहाँ पर बहुत सीमित सूर्य का प्रकाश है, एंड प्रीसिपिटेशन
सपोर्टिंग यूनिक एंड एडाप्टेड इकोसिस्टम, और बहुत ही कम यहाँ पर जीवन है जो एक अद्भुत और प्राप्त करने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र है। डिस्पाइट द हार्श इन्वायरमेंट, इस कठोर वातावरण के बावजूद भी यहाँ पर विद्यमान है। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था? तो द थर्ड लेवल वाज ए फिक्शनल सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी। जो एक तृतीय तल था, ये ग्रांड सेंट्रल मतलब न्यूयॉर्क शहर के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रचनात्मक रहस्यमयी तल था। क्या होगा? फिक्शनल मतलब रचनात्मक और सीक्रेट मतलब रहस्यमयी। सर्विंग एज ए साइकोलॉजिकल एस्केप, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से या भाग जाने का रास्ता था। फॉर फैंटासी मतलब कल्पना के लिए। टू अवॉइड मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसेस, जिसमें आधुनिक जीवन के तनाव। लीडिंग टू ए पीसफुल इरा, एक शांतिपूर्ण स्थान था, एक शांतिपूर्ण युग था जीने के लिए। रिसेंबलिंग 1894, जो 1894 में जैसा था। स्पेसिफिकली गैलिसबर्ग इलिनॉइस, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जो था उसके बारे में बताया गया। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? तो अथवा कह रहा है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, बाघ राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों की कौन सी भविष्यवाणी थी? तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया दैट द टाइगर किंग वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, कि बाघ राजा एक बाघ के हाथों मारा जाएगा। स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से वार्निंग हिम टू बी कॉशियस टू द 100 टाइगर, उसे 100वें बाघ से विशेष रूप से चेतावनी देते हुए चेतावनी दिया था चौकन्ना रहने की। दिस प्रेडिक्शन अल्टीमेटली केम ट्रू इन एन आयरोनिक ट्विस्ट, ये भविष्यवाणी एक नाटकीय रूप से, एक आलोचनात्मक रूप से सत्य भी हुई। थ्रू ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं, और क्लास को आप लोग जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। और क्लास एंड होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया कीजिए कि क्लास कैसी लगी, या अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है तो उस सब के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप दिया कीजिए। ज़बरदस्त तरीके से छापिए और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्या कह रहा है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग 80 शब्दों में आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं, जिसमें आपका पहला कह रहा है ए वाला, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी कैसे है? तो भैया द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका इज यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है इन सेवरल वेज, कई तरीकों से। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारी मदद करता है। एज अंटार्कटिकाज आइस शीट, जैसा कि बर्फ, अंटार्कटिका की बर्फ के चद्दर एंड इकोसिस्टम्स और पारिस्थितिकी तंत्र सर्व एज इंडिकेटर्स, एक निर्देशक के रूप में, एक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं आप क्लाइमेट हेल्थ मतलब जलवायु परिवर्तन का। एडिशनली, इसके अतिरिक्त अंटार्कटिकाज यूनिक इन्वायरमेंट मतलब अंटार्कटिका का जो अद्भुत वातावरण है, सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान की में मदद करता है। पोटेंशियली लीडिंग टू डिस्कवरीज इन बायो टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, जो विशेष रूप से जैव तकनीकी और औषधीय खोजों में आगे बढ़ाता है। द कॉन्टिनेंट्स मतलब इस महाद्वीप का इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र आल्सो रेगुलेट एर्थ्स क्लाइमेट मतलब भी पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करता है थ्रू कार्बन स्टोरेज मतलब कार्बन संग्रह से, एंड ओशियन करेंट्स और समुद्री जलधाराओं से। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, रिसर्च इन अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका में अनुसंधान प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास करते हैं। एंड एडवांसेज आवर नॉलेज, और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं ऑफ द प्लैनेट सिस्टम मतलब इस पृथ्वी के
जो प्रथा है, तौर तरीका है, उसमें बढ़ाते हैं। इसके बाद में बच्चों बी नंबर कह रहे हैं। बी नंबर क्या कह रहे हैं? हु इज़ मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है और व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज ही हैव? उनके पास किस प्रकार का बगीचा है? तो चलिए देख लेते हैं। मिस्टर लैम्ब इज़ ए रिटायर्ड पर्सन। मिस्टर लैम्ब एक रिटायर्ड पर्सन है एंड ए काइंड हार्टेड इंडिविजुअल, और एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। हु लिव्स इन ए लार्ज हाउस, जो एक बड़े से घर में रहते हैं, विद ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचे के साथ। हिज गार्डन इज स्पेशल, उनका बगीचा विशेष है, बिकॉज क्योंकि ही टेंड्स टू इट हिमसेल्फ, वो इसका प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, इसकी देखभाल स्वयं करते हैं। डिस्पाइट हैविंग ए फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब एक शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद भी। द गार्डन इज़ फुल ऑफ वेरियस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये बगीचा विविध प्रकार के फूल, फल और सब्जियों से भरा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग मिस्टर लैम्ब्स लव फॉर नेचर एंड लाइफ, जो श्रीमान लैम्ब के प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवन के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। ही इज़ ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वह एक सकारात्मक और आशावादी व्यक्ति हैं। हु बी फ्रेंड्स ए यंग बॉय, जो एक लड़के के मित्र बन जाते हैं। टीचिंग इन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, उसे जीवन का बहुमूल्य पाठ पढ़ाते हुए। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया, और ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ ही क्लास को आप लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक क्लास को तैयार करने में कितना मेहनत लगता है। और आप लोग इसे अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छे कंटेंट उपलब्ध हो सकें, वो भी अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताते रहें कि क्लास में आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा आपको क्लास। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका स्वागत रहेगा, इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।